या फिर ये जो स्लो डाउन की चिंताएं, रिसेशन के फियर्स, वो कुछ मूड बिगाड़ेंगे? इसी पे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ आज एलिक्सियर इक्विटीज के दीपन मेहता सर, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और कंप्लीट सर्कल के गुरमीत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच साथ इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपन सर, साल 2022 पूरा साल एक ही डर, एक ही चिंता सताती रही, वो इन्फ्लेशन की। मेरे ख्याल से वो फरवरी का समय था जब यूक्रेन क्राइसिस सामने आया, तब से सर दर्द बना हुआ था। अब ये साल खत्म होते होते क्या ये इन्फ्लेशन का भूत हम सब मान लें हमारे पीछे चला गया? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। और जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स दी तो थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर 7 साल से एक बढ़िया सा फॉर्म में सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एक लेवल पर थोड़ा ही कॉशन इज़ नेसेसरी। बट अगर आप अंडरलाइंग फंडामेंटल्स देखेंगे तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली प्राइस हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। और मेरी राय में जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस घट रहे हैं ग्लोबली, ऑयल प्राइसेस, स्टील प्राइसेस, अन्य मेटल के दाम, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एक ज़माना था कि सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन रहा था सप्लाईज़ के लिए। बट धीरे धीरे आई थिंक द सप्लाई चेन्स आर ऑल्सो मूविंग अप, कमोडिटी प्राइसेस हैव कम डाउन। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन है दैट शुड स्टार्ट टू फ्लैटन आउट। और जो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, there may be a risk that they may overdo it, they may increase the interest rates more than what is necessary, but then that's a risk factor which is there in the global markets. But मेरे ख्याल से ये जो issue है, I think that will be put to rest in the next 2-3 months or so. तो largely इन्फ्लेशन का भूत टेम होता हुआ, तो प्रकाश सर अब, और ये ग्लोबली कहा भी जा रहा है, अब इन्फ्लेशन से नया बज़वर्ड होगा शायद, वो सबके सब रिसेशन की बात करने लगे हैं। वो हार्ड हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, जो भी हो। 2023 में जब मैं आउटलुक 2023 की बात कर रहा हूं जी, सबसे बड़ा सरदर्द मेरे लिए यही होने वाला है क्या? अब इन्फ्लेशन से रिसेशन का डर। सो अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना, मार्केट को कोई चीज़ों की चिंता करने लायक या चुनौती बनाने लायक चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसा है कि पिछले साल जब शुरुआत हुई थी साल की 2022 की, तब यूक्रेन का क्राइसिस होगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। फरवरी में शुरू भी हो गया तो सरसरी तौर पे ये था कि 5-6 महीने चलता है युद्ध, उसके बाद सब थम जाएगा। अब वो भी 1 साल होने आया है। सो क्या चीज़ आपका सिरदर्द बनेगी ये तो कहना मुश्किल है, बट हाँ, ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं। बट जैसे जैसे नई चुनौती आएंगी, मुझे लगता है चाहे रिसेशन क्यों ना हो, कि मौके भी उतने ही आते हैं। तो जैसे आपने देखा जब ऑयल का भाव, जैसे दीपक ने कहा, कमोडिटीज़ में इतना जो फ्लक्स आया और जो भाव बढ़े, तो हमने रिन्यूएबल्स पे फोकस इतना बढ़िया देख लिया। हमने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान 1 साल में रिन्यूएबल्स पे इतना आगे निकल के जो हासिल करेंगे वो करा है। कंपनीज इतनी हुई है। ईवी का देखिए, सेमीकंडक्टर के इश्यूज़ हुए तो उनके अलग सॉल्यूशंस निकले, आपकी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने लगी। सो आई थिंक चुनौती से ज़्यादा हमें मौक़ों की तलाश रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये है, सिरदर्द तो होगा लेकिन बाम कहाँ से मिलेगी ये भी पहले से तैयार रखें। तो बाम मिलेगी नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड की, और जहाँ हिंदुस्तान का जो शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान की ग्लोबल स्तर पे एक वैश्विक स्तर पे जो हमारी जो सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश हो रही है वो मजबूत होते हुए दिखेगी। तो रिसेशन आएगा, शायद यूएस में हो भी सकता है, थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, कोई लैंडिंग तो होगी, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है इतने ख़राब हैं फंडामेंटल्स की हमें चिंता रिसेशन की करनी चाहिए। गुरमीत, इन्फ्लेशन काबू में आएगा, यूएस में रिसेशन, फिर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती थी। वो 2008-2009 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उसका झटका हमको लगा। वो 2013 का वो पेपर टैंट्रम आए थे, टेपर टैंट्रम के इश्यूज, उसका भी दबाव हमने झेला। ये इस बार इन सब इश्यूज से ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मेल्टडाउन, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, उससे आप लोग को अब डर नहीं लग रहा 2023 के लिए? ये थोड़ा कुछ जगह कुछ पार्ट्स में चिंता का विषय है। तो अगर आप डेटा को देखें, मैं मानता हूँ कि पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा 2023 में। बनेगा, थोड़ा सा आपको शायद मेहनत और रिसर्च ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको कुछ पॉकेट्स में इंडिया अच्छा कर रहा है। आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है हमारा, आप एयर ट्रैवल देखिए हाईएस्ट एवर रहा नवंबर में, आप ई-वे बिल देखिए लगभग 80 मिलियन से ऊपर ई-वे बिल आए नवंबर में। तो कुछ पॉकेट्स में अच्छा लग रहा है। रूरल अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सा हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, थोड़ा बहुत आईटी में, एपीआईज में। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है।
और दूसरा मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस इंडिया का हुआ है वो मैंने 17-18 साल में ऐसा आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स का नहीं देखा। मैं 2003-4 से हूँ मार्केट में। इस साल निफ्टी YTD पॉजिटिव है 4-5% और सारे ग्लोबल मार्केट 20-25% के आसपास नेगेटिव है। मे बी फुट्सी को अगर हम छोड़ दें तो आप नैस्डैक देखिए 15 से 20% नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैंने एक डेटा निकाला आशीष जी कि पिछले 10 साल में कितने 10 बैगर स्टॉक्स रहे हैं निफ्टी 500 में, BSE 500 में। 20% स्टॉक इंडिया के 10 बैगर रहे हैं पिछले 10 साल में। S&P का ये नंबर सिर्फ 7% है। चाइना का ये नंबर जो हमसे काफ़ी तेज ग्रो हुआ है सिर्फ 3% है। तो जैसे हम थोड़ा सा अपना हॉराइजन को बड़ा करते हैं और थोड़ा डेटा डिपेंडेंट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमें थोड़ी बड़ी दिखती है। मुझे एक इंडिया की अपॉर्चुनिटी 2023 से 30 की पे ज़्यादा मेरा फोकस है, बशर्ते ये देखूं कि अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि ये साइकिल हमारे लिए अच्छा है। जैसा अगर हमने ख़राब साल में अच्छा किया है तो जैसी चीज़ें ठीक होंगी, जैसे दीपेन सर ने बोला, प्रकाश जी ने बोला कि इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कम होगा, सप्लाई साइड धीरे धीरे रिस्टोर होगी, तो अच्छे साइड में भी तो हमने ये मुश्किल साल निकाल लिया जब हमें प्रिजर्व करना था, जब हमारा रिटर्न जो भी है पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी